निजी तौर पर आपको लेकर के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने और प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक प्रकाश सिंह केस का जिक्र किया और वो बार बार इस पर चर्चा होती है कि जो नियुक्ति है उसमें कहीं कोई चुनौती है। तो जो मेरी नियुक्ति हुई है वो राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए नियम के अनुरूप हुई है। आप 4 फरवरी को डीजीपी रेगुलर होते हैं और 11 मार्च को एक बड़ा गैंगस्टर मारा जाता है। पूरे देश में चर्चा होती है। स्क्रिप्ट विकास दुबे उत्तर प्रदेश से प्रेरित है। क्या वो जेल के अंदर से अपराध कर रहे हैं? बिल्कुल। हाउ सर, मतलब कैसे? मैं नहीं जानता हूँ कैसे। मैं ये जानता हूँ कि 100 छोटे लोगों को पकड़ने से अच्छा है कि एक बड़ी मछली को पकड़ा जाए, उस केस को खत्म किया जा सके। 8 जून 2015 झारखंड का पलामू बकोरिया कांड। जी। एक कथित मुठभेड़ होती है, 12 लोगों की मौत होती है और पुलिस की भूमिका पे सवाल उठती है। जी। एडीजी क्राइम यानी आप हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचते हैं। जी। आप वहां मौजूद रहते हैं और इस बारे में कहा जाता है कि जिन पुलिस वालों ने पुलिस का थ्योरी का समर्थन नहीं किया, उन लोगों को अच्छे दिन नहीं देखने पड़े। बकोरिया पे बहुत तरह का संशय रहा है, मैं उसको क्लैरिटी देना चाहता हूँ। झारखंड में अफीम की खेती और उसको पकड़े जाने का पूरा एक दौर चलता है। अगर मैंने किसी पुलिस अफसर को अफीम की खेती से किसी प्रकार का लाभ लेते हुए पकड़ लिया तो उसको हम एकदम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। झारखंड में एक बड़ा बृहद स्तर पे पेपर लीक के मामले में दिन भर हम लोग उसकी चर्चा करते होते हैं, खबर लिख रहे होते हैं। जी। मैं चाहता हूं कि इस पर आप स्पष्ट करें उन छात्रों को जिसका आप बीच में जिक्र भी कर रहे थे जी, कि भविष्य में जो पेपर्स होंगे झारखंड में, जी, कमान आपके हाथ में है, तो वो कितना आश्वस्त रहे अपने पेपर को लेकर। कई राजनीतिक एलिगेशन लगते हैं, आप उनका जवाब देंगे? पूर्व सीएम रघुवर दास जी ने कहा कि जब कभी एक खास समुदाय का त्योहार होता है जी, तब कोई पत्थरबाजी कुछ भी नहीं होती, प्रशासन बहुत अच्छे से संभाल लेता है, लेकिन जब हिंदू धर्म से रिलेटेड। अब मैं किसी नेता की बात को मैं ये सही गलत नहीं कहूँगा। सर, असली सवाल ये था कि कई डीजीपी अब संसद में और विधानसभाओं में असली सवाल ये था। संसद विधानसभा के रहे तो मौका मिलेगा तो क्यों नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता मुझे मौका मिलेगा। एक वेब सीरीज आई और उसके बाद पूरे भारतवर्ष में झारखंड का जो जामताड़ा है उसको जी 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 क्या स्थिति है अब सर? मैं डेटाबेस बात करूंगा। कोर्ट के माध्यम से साइबर क्राइम विक्टिम को उसका पैसा लौटाया भी जा सकता है। एनसीआरबी का डेटा देख रहा था मैं, तो 2022-2021 का डेटा दिख रहा था। नंबर तो बहुत कम, क्योंकि थाना पर कोई महिला पहुंचती है तो उसकी कंप्लेंट दर्ज नहीं होती है। 1990 के दौर में बिहार में समाजवाद का उदय हो रहा था और झारखंड में झारखंड आंदोलन लगभग अपने पीक की तरफ बढ़ रहा था। वरिष्ठ पत्रकार अनुज कुमार सिन्हा जी ने किताब लिखी, उसमें कई नरसंहारों का जिक्र है जी। आप जो सोच करके आईपीएस बने थे वही मिल रहा था आपको? तो करीब मुझे लगता है 70 लाइसेंस गाँव में थी। 70, मोर देन 70। उधर से जो फायरिंग, उसमें मेरा हाथ आज भी ये जॉइंट नहीं है। हाँ, ये निशान अभी भी दिख रहा है मुझे। मेरे को गोली लगी थी। आज हमने पॉडकास्ट पे बुलाया हुआ है झारखंड के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी अनुराग गुप्ता जी। झारखंड, ये सुन के सबसे पहले आपके दिमाग में क्या पिक्चर बनती है? एक जल जंगल वाला छोटा सा सुंदर सा खनिज से भरा हुआ राज्य, या फिर आपको लगता है कि हाईली पॉलिटिकल इनस्टेबल, या फिर आपको लगता है कि जामताड़ा जहां साइबर क्राइम और क्रिमिनल्स हब, या फिर आपको लगते हैं गरीब आदिवासी कल्चर, मजदूर, नक्सलाइट्स? बताइएगा जरूर। लेकिन इन सब बातों का सबसे सटीक और सबसे ऑथेंटिक जवाब देने के लिए आज हमने पॉडकास्ट पे बुलाया हुआ है झारखंड के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी अनुराग गुप्ता जी का। स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। 1990 का दशक जी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाला एक युवा छात्र जी। लोग अमेरिका, कनाडा, यूरोप का सपना देखते हैं, लेकिन वो छात्र यूपीएससी की तैयारी करता है। यूपीएससी में जब बारी आती है काडर चुनने की, तो आप झारखंड, संयुक्त बिहार को चुनते हैं। बिहार काडर मैंने चुना नहीं, मुझे मिल गया। अच्छा। इनफैक्ट जब मैं पहली बार बिहार आ रहा था तो मेरी पोस्टिंग एक जगह पर हुई, हाजीपुर। तो मुझे पता नहीं था कि हाजीपुर का है। अच्छा। तो फिर मेरा एक भाई का जो बैचमेट था वो इसमें बीएचयू में डॉक्टर था, तो मैं उसके पास आ गया। फिर वहां से हम लोगों ने ट्रेन पकड़ कर मैं हाजीपुर में आया। तो पहली बार बिहार से मेरी जो रूबरू हुई वो, लेकिन बिहार से और झारखंड ने बहुत प्यार दिया मेरे को। हमें बड़ा, मैं शुरू में काफ़ी वरीड था कि क्या स्टेट है कैसे, चूँकि बिहार के बारे में बहुत तरह की बातें सुनते थे, लेकिन जितना प्रेम मुझे बिहार और झारखंड में मिला मुझे अपने शहर में भी नहीं मिला। 1990 के दौर में बिहार में
समाजवाद का उदय हो रहा था और झारखंड में झारखंड आंदोलन लगभग अपने पीक की तरफ बढ़ रहा था। वरिष्ठ पत्रकार अनुज कुमार सिन्हा जी ने किताब लिखी है, उसमें कई नरसंहारों का जिक्र है जी। आप जो सोच करके आईपीएस बने थे वही मिल रहा था आपको? नरसंहार तो मैंने, जो बिहार का सबसे बड़ा नरसंहार है जो औरंगाबाद में हुआ था, वो मैंने देखा हुआ अपनी आंखों से। अच्छा। और मेरे को आज भी वो याद है। हम गांव में गए और गांव में करीब बेलतू एक जगह है औरंगाबाद में, वहां पे कांड हुआ था। मैं गया में एसपी था, औरंगाबाद के एसपी छुट्टी पर थे, मैं एडिशनल चार्ज में था। एकाएक नरसंहार हुआ, मुझे वहां पे जाना पड़ा। तो करीब मुझे लगता है 70 लाशें गांव में थी, 70, मोर देन 70, और वो बिखरी पड़ी थी पूरे गांव में। वो कभी मैं नहीं भूल सकता। परिवार के लोग घबराते? बिल्कुल, हमारे परिवार के लोग तो बहुत वरीय। मेरी वाइफ, जब मेरे को पहली बार गोली लगी थी 92 में, तो मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी। क्या था सर ये गोली लगने वाला? पटना सिटी में मैं एएसपी था और हम लोग एक अपराधियों का पीछा कर रहे थे, तो फायरिंग हुई इसमें। तो हम लोगों ने फायरिंग की, उसमें 4 अपराधी मारे गए। उधर से जो फायरिंग, उसमें मेरा हाथ आज भी, ये जॉइंट नहीं है। हाँ, ये निशान अभी भी दिख रहा है मुझे। इसमें मेरे को गोली लगी थी यहाँ पर। आप गढ़वा में एसपी होते हैं जी। झुमरा पहाड़ नक्सलियों की मांद। आप गिरिडीह में आते हैं, नक्सलियों की फिर से मांद, पारसनाथ पहाड़ वहां पे है। और फिर आप हजारीबाग, रामनवमी का सबसे बड़ा देश का जुलूस वहीं निकलता है। तो गढ़वा एक बड़ा ही, बहुत ही पिछड़ा परंतु बहुत सुंदर डिस्ट्रिक्ट है। उसके वो जो एकदम छत्तीसगढ़ का बॉर्डर लगता है, वहाँ पे नदियाँ है, पहाड़ है, पेड़ है। यूपी का भी बॉर्डर है वो? यूपी का भी बॉर्डर है, तो नगर उंटारी से। और लगता नक्सलवाद वहाँ पे बिल्कुल चरम सीमा पर था। जब मैंने योगदान दिया, उसके जस्ट एक महीना पहले एक लैंड माइन ब्लास्ट में एक डीएसपी और कई जवान हमारे मरे गए थे वहाँ पर। तो उसके बाद देखिए होता क्या है, जब पुलिस में कैजुअलिटी होती है तो पुलिस बहुत डिमोरलाइज हो जाती है। और पुलिस के मोरल को वापस लाने के लिए आपको उसको खुद लीड करना पड़ता है। तो हम लोगों ने कोशिश किया कि जैसे रात में छापामारी करनी है, रेड्स करनी है, नक्सल हाइडआउट पे जाना है, तो मैं खुद लेके जाता था, ताकि हमारे जवानों को ये हौसला हो कि हमारा एसपी, हमारा कमांडेंट हमारे साथ है। बहुत संघर्ष की लड़ाई थी उन दिनों में। बहुत उसके जस्ट बगल में पलामू में भी एक ब्लास्ट हुआ था, उसमें एक और डीएसपी मारा गया था। लातेहार की सड़क पर जाना रात में लगभग असंभव था। उस टाइम मेरे को याद है, रात में कोई एक फादर थे जो जा रहे थे, उनको रात में गोली मार दी गई थी लातेहार की चंदवा के आसपास में। अच्छा। और रात भर पुलिस, तो बहुत बार हुआ। एक बार मेरे को याद है, मैं गढ़वा से मैं दिल्ली छुट्टी जा रहा था, तो मैं गुजरा हूँ और मेरे जस्ट पीछे सीआरपी की 3 गाड़ियां आ रही थी, मेरे को क्रॉस की वो। ठीक है। हम तो निकल गए एम्बुश, क्योंकि हम सिविल में थे सब। मैं जानता था कि इस रास्ते में पुलिस की गाड़ी देख के लोग फायर करते हैं, हम लोग सब सिविल में थे। परंतु सीआरपी की 3 गाड़ियां थी, वो वर्दी में थी। और जैसे ही हम लोग क्रॉस किए हैं, उसका एम्बुश हुआ। उसमें मेरे को लगता है सीआरपी के 3-4 जवान मारे गए थे। हजारीबाग का जिक्र कर रहे थे आप? हजारीबाग में एक दिन वो था, नक्सलियों का बंद था। अच्छा। हम, और मेरे को याद है वो डीएसपी, बल्कि वो रिटायर हो गया, डीआईजी मदन मोहन लाल करके, हम लोग एक रेलवे के इंजन में बैठ के पूरा बोगी फोर्स से भर करके हम लोग जा रहे थे। हम लोग जा रहे थे रामगढ़ से टुवर्ड्स उधर बरकाकाना। उस टाइम रामगढ़ जिला नहीं बना था, हजारीबाग का ही पार्ट था। और नक्सलियों ने हम लोग इंजन में बैठे हुए थे। अच्छा। और उसके इंजन के आगे ब्लास्ट किया, जिससे कि करीब 1-1.5 फुट ट्रैक उड़ गया। लेकिन हमारी किस्मत अच्छी कि वो ट्रैक उड़ा हुआ, तब भी इंजन उसके ऊपर से एक ट्रैक उड़ा था, दोनों नहीं उड़े थे, वो क्रॉस कर गया। तो हम लोग का ट्रेन पलटी नहीं हुआ, हम लोग बच गए। इसी तरह से फिर एक और, जो बोकारो बॉर्डर पे एक बैंक में डकैती हुई थी। वो डकैती नहीं थी, नक्सलियों के द्वारा एक इन्विटेशन था। अच्छा। हम लोगों को बुलाया गया था एक तरह से। तो डकैती थी, लेकिन उसका पर्पस था पुलिस आएगी, पुलिस को उड़ा देंगे। वहां पर करीब 25 माइंस इन लोगों ने लगा रखी थी सड़क पर। ठीक है। और हम लोग इतना जल्दी पहुंच गए कि इन लोग, जैसे डकैती की सूचना आई, तो इन लोगों को लगा पुलिस 3-4 घंटे में आएगी, लेकिन हम हजारीबाग से तुरंत पहुंचे, तो वो लोग तैयारी में नहीं थे। अच्छा। तो हम लोग क्रॉस कर गए सब माइंस के ऊपर से, और वहां पे हम लोग उतर गए। और हमने गाड़ियों को बोला कि तुम लोग गाड़ियों को उठा करके थाने में जाकर के लगा दो और हम लोग का वेट करो। जब ये खाली गाड़ियां लौट रही थी, तब इन्होंने ब्लास्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन लकीली हमारा कोई आदमी उस दिन मरा नहीं। और हम लोगों ने फिर उसके बाद वहाँ पे एनकाउंटर हुआ और हम लोगों ने उनको भगा दिया वहाँ से। तो काफ़ी, मतलब हजारीबाग में मैंने 3-4 ऐसे वाक़या देखे, जब
मौत बहुत एकदम close- करीब से निकल रही है। हाँ, बहुत बहुत क्लोज। तो मौत तो जिसकी आई है उसकी आई है, उसके लिए कोई रोक नहीं सकता है, परंतु नियर ब्रश वी हैड, यू नो, एंड गॉड वाज काइंड, हम लोग बच गए। जब जब कभी भी अनुराग गुप्ता, झारखंड कैडर आईपीएस अधिकारी की बात होती है, जी, तो कहते हैं कि ये वे अधिकारी हैं जिन्होंने पेचीदा केसेस को सॉल्व किया है झारखंड में, और उसमें सबसे ज्यादा नाम आता है साइबर क्राइम से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, नारकोटिक से रिलेटेड इश्यूज होते हैं। आपने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को, बड़े पेचीदा पेचीदा क्राइम्स को सॉल्व किए हैं। आपने क्राइम अगेंस्ट विमेन पे बहुत काम किया है। एक एक करके चलेंगे। सबसे ज्यादा कठिन साइबर क्राइम का मामला क्या देखा सर आप? डिजिटल अरेस्ट, जिस पर अभी काफी चर्चाएं हो रही है, अखबार पे भी जी। होती है, तो प्रभात खबर बहुत अच्छा उसमें लीड भी ले रही है, स्कूल कॉलेज में जा करके बच्चों हाँ। को भी प्रभात जागरूक कर खबर रही ने है। डिजिटल अरेस्ट आपका पर बड़ा अभियान अच्छा, छेड़ा हुआ है। मेरे को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था ऐसे कार्यक्रम में जाने का। तो ये अलग अलग पहलू हैं। तो जो सबसे डिफिकल्ट इन्वेस्टिगेशन, जो फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो क्रिप्टो करेंसी की होती है। अच्छा। उसका रीजन ये है कि अब जैसे हमारे यहाँ पे केस हुआ, एक बंदे को किसी ने कन्विंस करके क्रिप्टो करेंसी में करीब 1,30,00,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट, तो वो जिन लोगों ने वो जो किया था, अब उसमें क्या होता है साइबर क्राइम में, देयर इज व्हाट जिसको हम कहते हैं डिजिटल फुटप्रिंट्स होते हैं। हाँ। डिजिटल फुटप्रिंट का मतलब है आपका सीडीआर एक फुटप्रिंट है, आपका मोबाइल फोन एक फुटप्रिंट है, आपका जो आईपी एड्रेस आप यूज करें वो एक फुटप्रिंट है, आप किस सर्वर से कनेक्ट करें वो एक फुटप्रिंट है। इस प्रकार से डिफरेंट फुटप्रिंट्स होते हैं। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि पहले तो उन फुटप्रिंट्स को चिन्हित करना और फिर उनको लोगों के साथ में जोड़ना। अब इसमें हमारे वाले केस में क्या था कि ये जितने लोग थे दे वर ऑल ऑपरेटिंग फ्रॉम महाराष्ट्र, और उसका जो किंग पिन था वो हांगकांग में था। अच्छा। और उसने क्या कर रखा था, एक चाइनीज लेडी के साथ शादी कर रखी थी, क्या कर रखा था, वो वहां हांगकांग में रहता था, और ये सारा इन्वेस्टमेंट का पैसा ये लोग क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से हांगकांग ले जाता था, वहां पे उसको फिर कैश करके अपना यूज करता था। जब बंदे की आइडेंटिटी हमको मिल गई तो उस टाइम मेरे साथ एक बहुत अच्छी डीएसपी थी, नेहा भी छुट्टी पर, नेहा वाला करके, बहुत वेरी स्मार्ट डीएसपी। तो फिर हम लोगों ने एक उस बंदे का एक लुकआउट नोटिस जारी किया। लुकआउट नोटिस का मतलब होता है कि देश के सभी एयरपोर्ट्स पे हमने बता दिया कि अगर ये बंदा इस पासपोर्ट, हमको पासपोर्ट मिल गया था उसका नंबर का, बंदा अगर देश में आता तो आप हमें इन्फॉर्म कीजिए। उसके बाद मुझे लगता है करीब 2-3 महीने के बाद मेरे को सुबह सुबह करीब 6 बजे डीएसपी का कॉल आया कि सर वो बंदा जो है वो मुंबई एयरपोर्ट पे अरेस्ट हो गया है। कैसे अरेस्ट हुआ है कि भाई वो पूजा टाइम में अपने घर पे आ रहा था, एयरपोर्ट ने देखा वही बंदा, उन्होंने उसको डिटेन कर लिया और बोला कि आप इसको 2-3 घंटे में ले जाइए वरना हम इसको छोड़ देंगे। तो फिर वो बोली कि सर हम फ्लाइट से एक बंदे को भेज देते हैं। तो हमने फिर 2 पुलिस ऑफिसर्स को तुरंत यहाँ से फ्लाइट पे भेजा, उसको लेकर के हम लोग वापस झारखंड में आए। परंतु उसकी इंटेरोगेशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी कि हम लोग उसको समझ नहीं पा रहे थे। फिर हमारे यहाँ पे एक संस्थान है भारत सरकार की, I4C, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। फिर वहां से हमने 2 एक्सपर्ट्स को बुलाया। उन्होंने बैंगलोर से एक बंदे को बुलाया जो कि क्रिप्टो करेंसी के एक्सपर्ट्स थे। उसके माध्यम से हम लोगों ने उसकी वॉलेट्स को आइडेंटिफाई किया और वहां से कुछ पैसा, आई थिंक अराउंड 12-15 लाख रुपीस, अच्छा, हम लोगों ने वापस रिकवर कर लिया। और यहाँ पे अभी हमने नया प्रोसेस, इसका मैं क्रेडिट नहीं लूंगा लेकिन हमने शुरू किया, वो हम लोगों ने एक प्रोसेस शुरू किया है जहाँ पर कोर्ट के माध्यम से साइबर क्राइम विक्टिम को उसका पैसा लौटाया भी जा सकता है। उसमें करीब झारखंड में फ्यू करोड़, 3-4 करोड़ रुपए हम अभी तक लोगों को वापस करवा चुके हैं। एक मेरे को याद, एक लेडी आई थी, नाम हम नहीं बोल सकते हैं, उसने वेरी हार्ड वर्किंग लेडी, उसने मुर्गी पालन वगैरह कर कर 60-70 लाख रुपए जमा किया था। ठीक है। उसका सारा का सारा पैसा इसी तरह से साइबर फ्रॉड में चला गया। परंतु लकीली वो तुरंत मेरे पास में आई और वो तो शी वाज रेडी कि हम लोग सुसाइड कर लेंगे, उससे ऐसा इतना वो डिमोरलाइज थी। तो फिर थोड़ा सा हम लोग उसको, महिला एक मुर्गी पालन, बकरी पालन, या खेती करके अपने बच्चों की फ्यूचर के लिए 60-70 लाख रुपए जमा करती है, अपनी बेटी की शादी के लिए जमा करती है। अब सोचिए उसका पैसा चला जाए तो क्या उसके साथ बीतती होगी। और कुछ ऐसी इस तरह की चीजों में, मतलब जिसमें बाद में उसे लगता है कि मैं ही बेवकूफ था या मैं ही बेवकूफ थी। लोग तो बोलते ही है। अब आप जो है, अगर आप किसी को बोलेंगे मेरा साइबर क्राइम में 30 लाख रुपए चला गया तो आप ही को ब्लेम करेगा। पहले विक्टिम आप ही। हाँ, जैसे मेरे को याद है, ऐसे 20 साल पहले कोई पुलिसकर्मी माइन ब्लास्ट में मारा जाता था तो लोग कहते थे बेवकूफ है, गाड़ी पर क्यों गया। एक वेब सीरीज आई और उसके बाद पूरे भारतवर्ष में झारखंड का जो जामताड़ा है उसको, जी 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 जी, क्या स्थिति है अब सर? मैं बताता हूँ। हम लोगों ने अभी मैं डेटाबेस बात करूंगा, मैं हवा की बात नहीं करूंगा। हमारे देश में एक अभी हेल्पलाइन नंबर चल रहा है 1930,
और आप लोग अभी आजकल रिंगटोन के पहले भी आता है 1930 पे कॉल करें, आता है। तो 1930 के ऊपर में हम लोगों ने झारखंड पुलिस में एक ऐप डेवलप किया, एक पोर्टल डेवलप किया जिसका नाम है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब ये क्या करता है कि पूरे देश में जो 1930 पे जो भी साइबर फ्रॉड रिपोर्ट हो रहे हैं उसमें डिटेल्स नोट की जाती है कि किस अकाउंट से पैसा गया, किस अकाउंट में पैसा गया, किस मोबाइल नंबर से कॉल आया। ठीक है। तो जिस नंबर से कॉल आया वो पूरे देश के नंबर इकट्ठे करके I4C हमारे को रात को 3 बजे सुबह में भेज देती है। अच्छा। तो पूरे देश में एक दिन में लगभग 3,500 4,000 ऐसे नए नंबर प्रतिदिन 4,500 भाई हमारे देश की पॉपुलेशन 1.3 बिलियन है, हमारा छोटा देश थोड़े जी। तो अगर आप देश की जनसंख्या को नंबर की संख्या से कंपेयर करो तो बहुत छोटा है, लेकिन हाँ बड़ा। तो वो हम क्या करते हैं, वो 4,000 नंबरों को हम लोग उन नंबरों को भेजते हैं उनके सर्विस प्रोवाइडर्स को। ठीक है। और वहां से उन नंबर का लोकेशन प्राप्त करते हैं और उन लोकेशन को प्राप्त करके हम एक भारत के मैप पे उसको प्रोजेक्ट कर देते हैं। ठीक है। और वो एकदम एक्यूरेट होता है। उससे क्या होता है कि अगर जैसे जामताड़ा से, देखिए क्या है कि साइबर क्राइम के इकोसिस्टम को समझना होगा। साइबर क्राइम की रिपोर्टिंग है उसको कहते हैं विक्टिम सेंट्रिक। मायने क्या कि जैसे कोई केरला का बंदा है जिसके साथ साइबर फ्रॉड हुआ और जो फ्रॉडस्टर है वो जामताड़ा में बैठा है, तो एफआईआर कहाँ पे होगी? केरला में होगी। केरला में विक्टिम सेंट्रिक है, एक्यूज सेंट्रिक नहीं है। जबकि मुदाले बैठा है यहाँ जामताड़ा में, विक्टिम बैठा है केरला में, एफआईआर केरला में हो रही है। अब केरला पुलिस को चल करके आना पड़ेगा जामताड़ा तक पकड़ने के लिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। अब लेकिन जब एक बार प्रतिबिंब चालू हो गया तो साइबर अपराधी कहाँ से मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है वो पूरे देश के सभी पुलिस अधिकारियों को पता लग गया। ओके। तो हॉटस्पॉट्स उससे फिर हॉटस्पॉट आ गए। तो अभी क्या हो रहा है, हमारी जो ऐप है जिसको हम लोगों ने डेवलप किया उसको देश के करीब 1200-1400 पुलिस अफसर इस्तेमाल करें, बल्कि हमारे देश के माननीय गृह मंत्री जी ने उस चीज को अप्रिशिएट भी किया और झारखंड पुलिस को उसके लिए उसको पुरस्कृत भी किया। अच्छा। तो अभी करीब 6 महीना पहले की बात है ये। और वो ऐप जो है वो साइबर क्राइम से लड़ने के लिए आज पूरे देश का एक बहुत ही सशक्त टूल बन चुका है। ठीक है। क्योंकि साइबर क्राइम करने के लिए 2 चीजें मस्ट है, बैंक अकाउंट एंड मोबाइल नंबर। बैंक अकाउंट चाहिए, किसी का पैसा को लाने के लिए आपको बैंक अकाउंट चाहिए, और किसी को कन्विंस करने के लिए कि भाई हम फोन नंबर, हाँ तो आपको एक फोन नंबर चाहिए। तो फोन नंबर के ऊपर हम लोग इसको यूज कर रहे हैं प्रतिबिंब के माध्यम से, और झारखंड में करीब 2,000 लोग पकड़ चुके हैं हम लोग पिछले 7-8 महीने में। ओके। झारखंड में अफीम की खेती और उसको पकड़े जाने का पूरा एक दौर चलता है। आपसे जिनका इनकाउंटर हुआ, जिनका आपसे सामना हुआ, इस तरह के कठिन केसेस कौन से थे नारकोटिक्स में? देखिए, नारकोटिक्स में कठिन केस कुछ नहीं है। नारकोटिक्स में पुलिस की कुछ इन्वेस्टिगेशन में कमियां मुझे लगता है। जैसे मैं पहले झारखंड के पहले ट्रेंड की बात करता हूं, फिर उसके बारे में बात करूंगा। झारखंड में अगर आप नारकोटिक्स को या ड्रग्स को डील करो तो उसके 3 मुख्य ट्रेंड आपको मिलेंगे। अच्छा। पहला ट्रेंड जो है, जो कि आपको इसकी खेती हो रही है अफीम की, उसके लिए आपका चतरा, खूंटी, रांची का देहाती क्षेत्र जैसे बुंडू तमाड़ एरिया हो गया, या फिर कुछ लातेहार पलाऊ, ये एरियाज में होती है। तो ये क्या, इन जगह पर झारखंड इज अ सोर्स स्टेट। झारखंड उसको पैदा करती है, लोग उसको रिफाइन करते हैं, उसको देश के अन्य भागों में बेचते हैं। ये पहला ट्रेंड है। दूसरा ट्रेंड है ट्रांजिट। उसमें मुख्य रूप से गांजा है। गांजा का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर आज की तारीख में हमारी जानकारी में उड़ीसा और आंध्रा है। तो ये गांजा उड़ीसा और आंध्रा से चल करके गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा के माध्यम से ये बिहार, यूपी वगैरह निकलता है। अच्छा। ये दूसरा ट्रेंड। और तीसरा है जिसको कहते हैं ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर, उसमें क्या है कि छोटी छोटी खेप में स्कूल, ये आपको अर्बन एरियाज में मिलेगा। जो आपको अफीम की खेती है वो आपको रूरल एरियाज में मिलेगी। ठीक। ट्रांजिट आपको हाईवेज पे मिलेगा। लेकिन जो ये ब्राउन शुगर का ट्रेंड है, ये आपको बड़े बड़े शहरों में, स्कूल, कॉलेज के सामने, बाहर, वहां आपको मिलेगा। अच्छा। ये 3 मेजर ट्रेंड है, वहां पे रहेंगे। करेक्ट। अभी आपने बोला कि अफीम की खेती, तो अफीम की खेती झारखंड में लगभग पिछले 15 सालों से हो रही है, और हर साल खेती होती है और उसको उखाड़ा जाता है, परंतु जमीन पर असर नहीं पड़ता है। क्यों? हम लोगों ने स्टडी किया क्यों नहीं होता है। तो हमने इसमें पाया कि आमतौर पे पुलिस जब उसको उखाड़ती है तो उसमें कोई एफआईआर नहीं होती है। तो मैंने अभी सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है, क्योंकि मैंने पूछा क्यों नहीं होती है, तो बोलता है कि क्योंकि उसमें फुल नहीं लगा होता है, उसमें वो जो पॉड बोलते हैं, पॉड नहीं होता है, इसलिए प्रूफ करना मुश्किल है कि ये अफीम है। ओह, तो टेक्निकल मामला है। टेक्निकल मामला नहीं है, लेकिन एक उनको लगता था ये मामला है, जबकि इसका
इसको इसको काट का तरीका है। अच्छा। क्योंकि पौधे आपको ये प्रूफ करना है कि ये पॉपी प्लांट है, वो प्रूफ करने के लिए FSL जाना जरूरी नहीं है। एक कोई भी कॉलेज का बॉटनिस्ट जिसको पौधों का ज्ञान हो, कोई भी अच्छा प्रोफेसर आपको बता देगा कि ये पॉपी का प्लांट है। अच्छा। तो हमने कहा कि जितना आप, होता क्या था, अफीम की खेती करना बहुत आसान है। आपने बीज उठाया, ये जंगल में छिड़ दिया, 1 महीने के बाद उसको उखाड़ लिया, और डिस्ट्रॉय करना बहुत हेडेक का काम है। आप ट्रैक्टर लेके जाओ, फरसा लेके जाओ, उसको पूरे को काटो। मेरा कहने का मतलब है इट इज वेरी इजी टू ग्रो बट वेरी डिफिकल्ट टू डिस्ट्रॉय, और मेहनत का काम है। हमने कहा कि कोई भी आप डिस्ट्रक्शन नहीं करेंगे जब तक आप FIR नहीं करेंगे, और FIR के साथ में अरेस्ट होना चाहिए। अच्छा। देखिए, कानून की मान्यता तभी होगी अगर एक रेड लाइट पर एक सिपाही खड़ा है और 95% लोग उसके इशारे को मान रहे हैं, तो ट्रैफिक चलेगा। अगर 95% लोग उसके इशारे को नहीं मान रहे, तो सिपाही तो कंट्रोल नहीं कर सकता। यही चीज अफीम के साथ है। अच्छा। अगर लोग जान जाएगा कि हम अफीम की खेती करेंगे तो हमारा घर जेल होगा, हम जेल जाएंगे, तो अफीम की खेती बंद हो जाएगी। तो यही हमने मैसेज दिया, और ये हम कर रहे हैं। हमने कहा है कि जहां पर भी अफीम की खेती होगी वहां पर के लोगों को गिरफ्तार किया जाए। हाँ, निर्दोष को जेल मत भेजिए, दोषी को जेल भेजिए। और उसका इम्पैक्ट बिल्कुल ग्राउंड पे नजर आ रहा है। आज खूंटी के दर्जनों ऐसे गांव हैं जहां पर लोगों ने अफीम की खेती की। जब उन्हें पता लगा कि लोग अरेस्ट होकर जेल जा रहे हैं, तो उन्होंने खुद अपनी खेती को खुद नष्ट कर दिया। ये देखने को मिल रहा है, और मैं मानता हूं इसका पक्का प्रभाव आपको अगले अफीम के सीजन में मिलेगा। हम लोग का ये प्रयास रहेगा कि इतने हम लोग डर पैदा कर दे खेती के बारे में, क्योंकि नारकोटिक्स के अंदर में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। क्योंकि नारकोटिक्स हमारी युवा पीढ़ी को खाती है, जैसे घुन खाता है अंदर से, वैसे वो खाती है, वो बच्चों को बर्बाद करती है। इसलिए हम लोग नारकोटिक्स की फसल को कहीं बर्बाद टॉलरेट नहीं करेंगे। और मुझे बीच में से बोला जाता है, कुछ पुलिस अधिकारी भी इससे, ऐसा लोग बोलते हैं, मेरे को मिला नहीं अभी तक उदाहरण, तो मैंने बोला हुआ है, अगर मैंने किसी पुलिस अफसर को अफीम की खेती से किसी प्रकार का लाभ लेते हुए पकड़ लिया, तो उसको हम एकदम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। कोई ट्रक पे माना जाए कि 200 बोरे डोडा के जा रहे हैं, स्पॉट पर कौन पकड़ा जाता है? एक ड्राइवर, एक खलासी। ड्राइवर कौन है? जो 20,000 रुपया महीना में काम कर रहा है, 25,000 मिलता होगा महीना, मतलब ही इज अ स्मॉल फ्राई, वो छोटी मछली है। जो उसको काम करवा रहा है वो ट्रक पर बैठा हुआ नहीं है, वो कहीं और बैठा हुआ है, वो किसी शहर में बैठा हुआ है, वो लाखों कमा रहा है, जबकि ड्राइवर हजारों कमा रहा है। तो हमारी पुलिस क्या करती है? ड्राइवर पकड़ती, ड्राइवर पकड़ा, जेल भेजा। अब पता लगा कि भाई इसका मालिक राजस्थान है। अब राजस्थान कौन जाएगा इतना दूर, यहाँ पंजाब है। तो उसका, जिसको मैं कहता हूँ फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज। अच्छा, मतलब अफीम कहाँ से आ रही है, ये उसका बैकवर्ड लिंकेज हुआ, कहाँ जा रही है, ये इसका फॉरवर्ड लिंकेज हुआ। और पैसा उल्टा चलता है, जिस दिशा में अफीम चलती है पैसा उसको उल्टा चलेगा। अगर हम आपको अफीम बेचेंगे तो अफीम आपके पास जा रही है, पैसा मेरे पास में आ रहा है। तो इसका जो फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज ऑफ, जिसको हम कहते हैं मनी ट्रेल, तो अफीम की फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज और पैसे की मनी ट्रेल, अगर इसका कस के पीछा किया जाए, 100 छोटे लोगों को पकड़ने से अच्छा है कि एक बड़ी मछली को पकड़ा जाए, उससे इसको खत्म किया जा सकता है। देखिए, ब्राउन शुगर के साथ में एक और प्रॉब्लम है। आज का अफीमची कल का पेडलर बनेगा। क्यों? क्योंकि पहले वो अफीम खाता है, पहले वो अपनी माँ से पैसे मांगेगा, बाप से पैसे मांगेगा, दोस्त से पैसे मांगेगा। कुछ दिन के बाद में पूरे मोहल्ले में हल्ला हो जाएगा कि ये तो अफीमची है, अफीम खाने के लिए पैसा मांगता है, सब पैसे देने बंद कर देंगे। तो फिर वो करेगा, फिर वो अफीम का पेडलिंग शुरू पैसा कमाने का। या फिर वो रात में, जैसे अगर आपके मोहल्ले में आप देख रहे हैं कि बहुत सारा पाइप, मैन होल, लोहे के सामान चोरी हो रहे हैं, और तो बगल में किसी उसके पास, कबाड़िए के पास बिक रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि वहां पे 10-12 अफीमची उस मोहल्ले में कहीं ना कहीं बैठे हैं, जो कि रात के अंधेरे में जाकर के छोटा मोटा चोरी करके अपने अफीम की खपत को पूरा करते हैं। ये प्रॉब्लम है, इसको हम लोग डील कर रहे हैं। आप जब इस पूरे चीज को डिस्क्राइब कर रहे थे, जब आप इसमें अफीम खरीदने वालों, दूर बैठने वालों का जिक्र कर रहे थे, तो वहां से एक तरीके से यही अपराध की जो शुरुआत है कमोबेश इस अंदाज में होती है। लेकिन जब ये बड़ा रूप ले लेती है, तब इनका नाम बदल करके हो जाता है कई जगहों पर कि ये कोई दिनेश गोप हैं, कोई कुंदन पाहन हैं, कोई अमन साहू हैं, वैसा स्वरूप ले लेते हैं जी। और आपने इस पर काफी काम किया है। आप 4 फरवरी को डीजीपी रेगुलर होते हैं और 11 मार्च को एक बड़ा गैंगस्टर मारा जाता है, पूरे देश में चर्चा होती है जी। कैसे डील कर रहे हैं आप? देखिए,
बहुत लोगों ने कहा कि अच्छा हुआ गैंगस्टर मारा गया, हमें इसमें कोई खुशी नहीं है, अंदर से बोल रहा हूँ, क्योंकि एज पुलिस ऑफिसर हमारा काम किसी को मारना नहीं है, हमारा काम उसको कानून के सामने करना है, और कानून का काम है, कोर्ट का काम है उसको सजा देना। परंतु यदि हमारे ऊपर कोई बम चलाएगा, गोली चलाएगा, फायरिंग करेगा, भागने का प्रयास करेगा, तो हमारे को रक्षार्थ गोली चलाना ये हमारा, वो भी हमारा धर्म है। शस्त्र उठाना भी धर्म है, शस्त्र को रखना भी धर्म है, शस्त्र को उठाना भी धर्म है, परिस्थिति के अनुसार। तो अमन साहू जब मारा गया तो वो एक दुर्दांत अपराधी था, उस पर करीब 125 केस दर्ज हैं। इतना दुर्दांत था, आप ये सोचिए कि एक कंपनी यहाँ पे ये जो अम्रपाली या मगध में कोई कोयला का ट्रांसपोर्टिंग कर रही थी या कुछ कर रही थी, उस कंपनी को इसने पैसा मांगा। जब उन्होंने पैसा नहीं दिया तो इसने यहाँ से गुंडे भेज करके रायपुर में जाकर के उसके ऑफिस में फायरिंग करवाई। अच्छा, तो आप तभी ना रायपुर में बंद था ये रायपुर में जो बंद था, इसने क्या किया, मतलब आप इसका हिम्मत का देखो, इसका कितना ये अपने आप को समझता था। इसने बंगाल में भी फायरिंग कराई है, इसने रायपुर में भी फायरिंग कराई है, इसने बिहार में भी क्राइम किया है ये। और ये जो है अभी बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय अपराधी लॉरेंस बिश्नोई वगैरह, अब आप देखो ना फेसबुक पे बहुत सारे लोग उसके ऊपर में शोक व्यक्त कर रहे हैं। हाँ। बहुत सारे बड़े बड़े गैंगस्टर जो है, अब मैं कल मुझे कोई दिखा रहा था कि अफगानिस्तान से कोई एक था क्रिमिनल जो कि उसको उसके ऊपर में शोक व्यक्त कर रहा है। शोक व्यक्त करने के साथ साथ सोशल मीडिया वाले कह रहे थे कि हमारे स्क्रिप्ट विकास दुबे उत्तर प्रदेश से प्रेरित है। उसको तो हम मतलब लोगों की सोच को तो हम नहीं रोक सकते हैं, जिसको जो कहना वो कहेगा। डेमोक्रेसी है भाई देश में, एवरीबॉडी हैज अ राइट टू स्पीक, एवरीबॉडी हैज टू राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियन। लेकिन सच्चाई यही बात है। हमने बीच में एक सेंटेंस दिया, स्टेटमेंट दिया था जो कि भाई बहुत सारा अपराध जेल के अंदर से हो रहा है, तो उस पर कुछ लोग नाराज भी हुए, नहीं बहुत नाराज हुए तो लेकिन फैक्ट यही है। हो सकता है मुझे फैक्ट को नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन फैक्ट है कि भाई जो आज की तारीख में जो बड़े अपराध हैं, ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स, वो दो जगह पर है, या तो जेल के अंदर है या देश के बाहर है। आइदर दे आर बिहाइंड बार्स और दे आर आउटसाइड द कंट्री। तो क्या वो जेल के अंदर से अपराध कर रहे हैं? बिल्कुल। जैसे आपका ये जो अमन साहू था, ये तो 2016 से बंद है जेल में। हाउ सर, मतलब कैसे? देखिए, मैं नहीं जानता हूँ कैसे, मैं यही जानता हूँ कि कम्युनिकेशन डिवाइसेस टुडे आर सो इजी टू गेट एंड सो स्मॉल दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल देम फुल्ली। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ चीजें बाकी, आप समझदार हैं, आप अपने से गेस कीजिए कि जेल के अंदर से कोई क्राइम कर रहा है तो क्यों कर रहा है। यू कैन मेक योर ओन ओपिनियन, हमने से ज्यादा हम क्या कहें। एनसीआरबी का डेटा देख रहा था मैं, तो 2022-2021 का डेटा दिख रहा था। नंबर तो बहुत कम, 1500-1600 केसेस दिखाई देते हैं। लेकिन मेरी जितनी अंडरस्टैंडिंग है कि झारखंड में मामले जब पहुंचे थाने तक, तब उनके ऊपर काम हो। आई थिंक आपने बिफोर मतलब थाने पहुंचने से मामले पहले वाले भी देखे होंगे। देखिए, ये आपकी बात सही है। जो महिला अपराध में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है रजिस्ट्रेशन की। उसमें दो समस्याएं होती है। पहला, परिवार के लोग भी महिला को, जैसे हम लोग घर में बच्चियां हैं, तो अगर कुछ होता है तो हम लोग भी चाहते हैं, अरे बेटा तुम जो है थाने में मत जाओ, तुम्हारा नाम पेपर में आ जाएगा, तुम्हारा फोटो टीवी में आ जाएगा, कल तुम्हारा जो एक आम, मेरी भी दो बेटियां हैं, एक आम पिता की सोच होती है तुम्हारा कल फोटो में आ जाएगा, कल तुम्हारी शादी करेंगे तो सवाल उठेंगे। तो महिला का एक यह समस्या है। तो हम चाहते हैं, हम बनाना चाहते हैं झारखंड राज्य में एक ऐसी व्यवस्था हो जहां पे कोई भी महिला अब निर्भीक होकर के अपनी आइडेंटिटी को गुप्त रख करके अपनी शिकायत दर्ज कर सके। एक आइडियल सिचुएशन अगर हम झारखंड में बनाना हो तो हम ऐसा ही बनाएंगे, कोई महिला है वो शिकायत करे, उसका नाम पता गुप्त रहे और उस पर कार्रवाई हो जाए। और दूसरी प्रॉब्लम होती है थाना पर, क्योंकि थाना पर कोई महिला पहुंचती है तो उसकी कंप्लेंट दर्ज नहीं होती। ये दो समस्याएं हमारे सामने। एक तो महिला के परिवार समाज या खुद महिला, हम देखा कई बार आती है महिलाएं मेरे पास में, बोलते हैं कि सर हमारे साथ ऐसा हो गया, कंप्लेंट लिख करके तो हम अपना नाम नहीं देना चाहते हैं। अब एक पत्रकार के साथ हुआ था, हम नाम नहीं बोलेंगे, उसकी बेटी का एक इसी झारखंड का, उसकी एक फोटोग्राफ किसी लड़के ने प्राप्त कर ली, बहुत ही थी। उसके बाद वो चाह रहे थे वो लड़का अरेस्ट हो, लेकिन लड़का अरेस्ट करने के लिए एफआईआर जरूरी था, वो लड़का झारखंड से बाहर का था। फिर हम लोगों ने एक तरीका निकाल करके एनोनिमस एफआईआर करा करके उस लड़के को अरेस्ट करवाया। हमारे आईपीएस में कहावत है कि जो आईपीएस का जो
कार्यशैली होती है वो उसी ढल जाती है जैसा कि उसका ट्रेनिंग एसपी होता है। जब भी एक आईपीएस ऑफिसर 2 साल की ट्रेनिंग करने के बाद जिला में आता है तो वो वहां पर या प्रोबेशन में वो जिस एसपी के पास रहता है, वो जैसा सोच उस एसपी का होता है वैसा ही उससे ढल सोच जाता उस पुलिस अधिकारी का बन ओके। जाता है, और ये हर रैंक पे लागू होता है, हम्म, दरोगा पर सिपाही। इसलिए बड़ा जरूरी है कि हमारे जो नए प्रोफेशनल, जो नए लड़के हैं, हम्म। किसी भी रैंक में, सिपाही में हो, दरोगा में हो, डीएसपी में हो। मैं 1 साल के लिए ट्रेनिंग में था, आप ट्रेनिंग में थे? तो मैंने हमारे यहाँ पे करीब उस टाइम पे 40 डीएसपीज और 35 करीब 70 का बैच था। अच्छा। तो हम लोगों ने इनको पहली बार मैंने कहा कि नहीं, ये डीएसपीज को लगना चाहिए कि दे आर ऑफिसर्स। इनको हमने भारत दर्शन पे भेजा, हमने इनको जम्मू कश्मीर भेजा, हमने इनको ये दिल्ली में जो दिल्ली प्रिजन का करवाया, दौरा करवाया, हमने इन्होंने एनएसजी में भेजा, हम लोगों ने इनको वाघा अटारी बॉर्डर पे भेजा, हाँ। जस्ट टू उनको पता तो लगे कि जम्मू कश्मीर में लोग कैसे काम करते हैं, पंजाब पुलिस कैसे काम करते हैं, दिल्ली पुलिस कैसे, तिहाड़ जेल में कैसे काम होता है। ओरिएंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरे को मानना है कि पुलिस की अगर शुरुआती ट्रेनिंग अच्छी होगी और शुरुआती पोस्टिंग अगर अच्छी होगी तो पुलिस के अंदर में एक बहुत बड़ा बदलाव उससे आता है, क्योंकि जो लड़का जहां पे ट्रेनिंग देगा वो वैसा ही बनेगा। जो बदमाश दरोगा के साथ रहेगा वो बदमाश बनेगा, जो अच्छे दरोगा के साथ रहेगा वो अच्छा बनेगा, जो एसपी अच्छे के साथ बनेगा वो अच्छा बनेगा। यही झारखंड में एक बड़ा बृहद स्तर पे पेपर लीक के मामले में दिन भर हम लोग उसकी चर्चा करते होते हैं, खबर लिख रहे होते हैं। जी, मैं चाहता हूं कि इस पर आप स्पष्ट करें उन छात्रों को, जिसका आप बीच में जिक्र भी कर रहे थे, जी, कि भविष्य में जो पेपर्स होंगे झारखंड में, जी, कमान आपके हाथ में है, तो वो कितना आश्वस्त रहे अपने पेपर को देने को लेकर। देखिए, अभी जो सीजीएल की परीक्षा हुई थी उसमें काफ़ी मतलब बातें मीडिया में भी आई और बहुत सारे लोगों ने भी कही कि पेपर में लीकेज हुई है जी। तो उसका जो जिम्मा था, जो जांच का जिम्मा सीआईडी को दिया गया, उसमें एक हमारी डीआईजी संध्या रानी मेहता, वेरी अपराइट लेडी, बहुत मेहनती, बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत अपराइट लेडी है, उसको मैंने इसकी एसआईटी का प्रभारी बनाया। इनफैक्ट आपके आने से जस्ट पहले वही बैठी हुई थी, हम लोग रिव्यू कर रहे थे जी। तो देखिए, पेपर लीक का जो अभी तक सामने है मैं बता देता हूँ। उसमें एक जो इम्पोर्टेंट तथ्य जो अभी तक आया है, उसमें एक हम लोगों ने क्या किया, इस चीज को और वाइडर करने के करीब 5-6 दिन मैंने पेपर में ऐड निकलवाई कि किसी व्यक्ति को यदि सीजीएल परीक्षा के संबंध में कोई भी शिकायत करनी है तो इस नंबर पे कॉल कर सकता है, इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकता है, या इस एड्रेस पे आकर के मिल सकता है। तो करीब 55-60 कंप्लेंट्स हमारे को प्राप्त हुई, तरह तरह की कंप्लेंट्स, कुछ। तो उसमें से 1-2 कंप्लेंट ऐसी थी जो कि जांच करने योग्य थी, जिसमें एक था कि किसी एक बच्चे ने एक हाथ कागज पे लिखे हुए आंसर का फोटो खींच करके दिया और बोला कि साहब ये जो आंसर है ये पेपर के साथ मैच करते हैं, और मैं जब सुबह परीक्षा केंद्र पे गया तो वहां कोई बच्चा लिख रहा था, मैंने उसकी फोटो खींच ली। ये उसने अपना मोबाइल भी जमा किया, उस मोबाइल का हमने फोरेंसिक, उसमें क्या था कि जो टाइमिंग है वो पेपर से पहले की होनी चाहिए, तो उसमें टाइमिंग भी पेपर से पहले की थी। क्वेश्चन मैच कर, संभवतः 2-4 क्वेश्चन मैच भी कर रहे हैं। तो फिर सवाल उठा कि भाई ये हो सकता है वो, लेकिन हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है कुछ, देखिए आप एक बात जानिए, अगर एक परीक्षा में 5 लाख बच्चे अपियर करेंगे तो क्वालिफाई कितने करेंगे? 5,000। सही बात। और डिस्क्वालीफाई कितने करेंगे? 4,95,000। तो डिस्क्वालिफिकेशन की संख्या जो है वो क्वालिफिकेशन की संख्या से कई गुना ज्यादा होगी। राइट। मतलब देयर आर मोर डिसग्रंटल्ड एलिमेंट्स देन सेटिस्फाइड पीपल। मतलब इसको तो हमें बताया जा रहा है कि कुछ बच्चों ने, या कुछ हो सकता है कोचिंग इंस्टीट्यूट भी हो सकता है इन्वॉल्व हो, इन्होंने अपने मोबाइल के उसको टाइमर को बैक करके फोटो खींचकर फिर उसको फॉरवर्ड कर दिया। अच्छा, ऐसा हमें बताया जा रहा है। उसको हम लोग सत्यापित कर रहे हैं। अभी हाई कोर्ट में डेट भी लगी हुई है, तो हम लोग सारे तथ्य बिना किसी उसके, कुछ और भी कुछ कन्वर्सेशंस भी लोगों ने दिए हैं, कुछ वीडियो चैट्स भी दिए हैं, कुछ व्हाट्सएप चैट्स भी आए हैं, तो सबको एनालाइज कर रहे हैं। लेकिन एज ऑफ टुडे ऐसा कोई ठोस तथ्य हमारे पास भी नहीं आया जो कि स्पष्ट रूप से प्रमाणित कर सके कि पेपर में लीकेज हुई अभी तक। लेकिन हम लोगों के पास में और अभी बहुत सारी सी चीजें जिसका जांच होना बाकी है। लेकिन एक पेपर लीक के बारे में देखिए, पेपर लीकेज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? संख्या। अब जैसे नीट का एग्जाम है,
अब नीट का परीक्षा उसमें 25 लाख कैंडिडेट्स अपेयर कर रहे हैं। राइट। अब अगर एक सेंटर पे 100 बच्चे अपेयर करें, 200 भी अपेयर करें, तो कितने हजारों हजार सेंटर है, सेंटर्स बनेंगे। अब हर सेंटर पे पेपर भेजना है, हर पेपर को सील रखना है, हर पेपर का सील तोड़ना है, फिर पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसमें लीकेज का स्कोप बहुत बढ़ जाता है। तो हमें ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होगी कि हम लोग लीकेज को हम लोग मिनिमाइज कर सकें। उसका सबसे बढ़िया तरीका मेरे विचार से इसको कहते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ओके। अभी जो है जो टेस्ट होना चाहिए वो कंप्यूटर बेस्ड होना चाहिए, या फिर एक प्रिलिमिनरी टेस्ट हो और उसके बाद एक मेन टेस्ट। क्योंकि जैसे सीजीएल टाइप की परीक्षा 5 लाख लड़के अपेयर करते, तो 5 लाख बच्चों का कंप्यूटर टेस्ट तो पॉसिबल नहीं है। तो पहले एक प्रिलिमिनरी टेस्ट हो जाए जिसमें लोग क्वालिफाई कर जाए, फिर उनका फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो। मुझे लगता है तो संख्या कम हो जाएगी। टेक्नोलॉजी में कुछ बर्ताव, कुछ बदलाव, इनोवेटिव कुछ लेकर कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज ये परीक्षा में लीकेज के इतने ज्यादा लूपहोल्स हैं कि कहीं ना कहीं से पेपर लीक करने की संभावना को हमेशा इनकार नहीं किया जा सकता। जैसे इसके पहले वाले अभी आपने एक और जो 10वीं का परीक्षा लीक पेपर लीक हुआ, कई सारे उसमें गिरिडीह, उसमें जो नहीं कोडरमा में जो पकड़ा गया बच्चा, उसमें क्या हुआ, कोडरमा ये गिरिडीह में एक लड़के ने ट्रक से पेपर को उतारा, उसको ब्लेड से कट करके पेपर निकाल लिया, फोटो खींचा, पेपर डाल दिया। अब वो एक कट मिस हो गया, राइट, पेपर लीक कर गया, लीक हो गया पूरे राज्य में। अब आजकल तो मोबाइल का जमाना है, इतना इजी एक बार फोटो खींच दिया तो विद इन 15 मिनट्स आप पूरे राज्य में उसको वायरल कर सकते। राइट, करेक्ट। तो वही वो पेपर कैंसिल करना पड़ा। ये पेपर को कैसे हम लोग कंट्रोल करें, ये इस पर मंथन होना चाहिए, बिकॉज वी नीड टू इम्प्रूव द टेक्नोलॉजी ऑफ एग्जामिनेशन। राइट। जब तक वो इम्प्रूव नहीं करेंगे तब तक पेपर लीकेज की संभावना को बरकरार नहीं किया जा सकता। आप जिस पद पे हैं, पूरे झारखंड का प्रशासन आपको संभालना होता है, जी। कई राजनीतिक एलिगेशन लगते हैं, आप उनका जवाब देंगे? बिल्कुल। अच्छा, देंगे, एकदम। पूर्व सीएम रघुवर दास जी ने कहा कि जब कभी एक खास समुदाय का त्योहार होता है जी, तब कोई पत्थरबाजी कुछ भी नहीं होती, प्रशासन बहुत अच्छे से संभाल लेता है। लेकिन जब हिंदू धर्म से रिलेटेड महाशिवरात्रि पर भी हजारीबाग में और कई जगहों पर देखा कि गिरिडीह में पत्थरबाजियां और इस तरह की हुई। उनका आरोप है कि प्रशासन जानबूझकर एक खास धर्म के त्योहार पर नहीं संभाल पाता है। नहीं, ऐसा मैं नहीं समझता। अब मैं किसी नेता की बात को मैं ये सही गलत नहीं कहूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ जी। उसमें सच्चाई क्या है वो आप खुद जज कर लीजिए। देखिए, अच्छे और खराब लोग हर धर्म में है, हर समाज में है, हर व्यवस्था में है। आपको अच्छे लोग आपको आपके अखबार में भी आपको मिलेंगे, अच्छे लोग भी मिले, खराब लोग, बस वही है। अब जहां पर बदमाशों का जुटान अच्छों से ज्यादा हो जाएगा तो वहां पे प्रॉब्लम है। ये किसी धर्म, किसी व्यवस्था, किसी उससे लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन कोई बड़े राजनेता अगर कुछ कहते हैं तो हम उस पर कमेंट नहीं करना चाहेंगे। निजी तौर पर आपको लेकर के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने और प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक प्रकाश सिंह केस का जिक्र किया और वो बार बार इस पर चर्चा होती है कि जो नियुक्ति है उसमें कहीं कोई चुनौती है। देखिए, मैं बाबूलाल जी बहुत सम्मानित हमारे लीडर ऑपोजिशन की बात पर हमारा कुछ कहना सही नहीं है, लेकिन प्रकाश सिंह केस के बारे में बता देता हूँ। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर इज ए स्टेट सब्जेक्ट। लॉ एंड ऑर्डर इज ए स्टेट सब्जेक्ट का मतलब हुआ कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो राज्य को करना है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश दिए हैं, उसमें उन्होंने ऑप्शन दिए हैं। एक ऑप्शन है कि यूपीएससी, दूसरा है कि राज्य सरकार अपने नियम बनाए। तो जो मेरी नियुक्ति हुई है वो राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए नियम के अनुरूप हुई है। बाकी चूंकि मामला सब जुडिस है तो इस पे वो ज्यादा क्या कहें, हम इतना ही कहेंगे कि मेरी जानकारी के अनुसार, मैं एडवोकेट नहीं हूँ, मैं वकील नहीं, हो सकता मेरी जानकारी अधूरी हो, मेरी जानकारी के अनुसार जो मेरी नियुक्ति हुई है वो नियम संगत है और वो सरकार के द्वारा बनाए गए नियम के अनुरूप है और सरकार को नियम बनाने का पूर्ण अधिकार है, क्योंकि ये एक स्टेट का सब्जेक्ट है जो हम जानते हैं, हमें जो हमारे वकील ने बताया। बाकी अगर किसी और विद्वान एडवोकेट इससे अलग बताना चाहें तो आई एम ओपन टू डिस्कशन एंड आई एम विलिंग टू एक्सेप्ट द ओपिनियन। एक और आरोप है जी कि अनुराग गुप्ता बड़े मीडिया फ्रेंडली हैं, रोज अखबार के पन्नों में रहते हैं, टीवी में उनकी बाइट चलती है। अच्छा, नहीं तो आप इसे सुन करके क्या महसूस करते हैं?
मीडिया फ्रेंडली हम है नो डाउट, बट हम विक्टिम फ्रेंडली भी है, हम ह्यूमन फ्रेंडली भी है। आप मेरे कार्यालय में किसी भी दिन आप आ जाइए बिना हमको बताए हुए, रोज 50-60-100 लोग मेरे को मिलने आते हैं। तो मीडिया के लोग भी होते हैं, उस पर विक्टिम भी होते हैं। रोज 10-12 महिलाएं आती हैं, बहुत दूर से चल के आती हैं, गढ़वा तक से आती हैं, संथाल से आती हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं ये, वो आप बोलो क्या सही है, आई एम ओपन। मैं बहुत सारे पुलिस अफसर अननोन नंबर नहीं उठाते, मैं कोशिश करता हूँ कि अननोन नंबर भी मैं उठाऊं। बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप करते रहते हैं दिन भर, इनफैक्ट कभी कभी बंदे को इरिटेशन भी हो जाती है। अब रात को 10 बजे कोई फोन करके बोल रहा है सर आपका क्या हाल है, तो हम उसको बोलते हैं कि भाई तेरे घर में आग लगी तो 10 बजे कॉल कर, अगर मेरा हालचाल पूछना तो सुबह बात करेंगे। सही बात। तो यही मतलब मीडिया इज यस, जो कि जिस तरह का मेरा काम है तो मीडिया से इंटरेक्शन रेगुलर बेस पे होता है। बट हमने एक काम किया है जी, हमने अपने मीडिया सेल को और प्रभावी बनाने का प्रयास किया। हो सकता है आपने फील भी किया होगा जी। हम लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने रियलाइज किया अपना 35 साल की नौकरी में, अगर आप मीडिया को कुछ नहीं दोगे तो फिर वो अपनी मन मर्जी से कुछ ना कुछ छाप देगा। इसलिए बेहतर है कि आप उसको कुछ दे दो, मतलब जो भी फैक्ट है, ताकि वो, बिकॉज उसकी ड्यूटी है, उसका एक रीडर है। हाँ, मनमर्जी यानी कि सूत्रों के उसको हवाले से। अपने रीडर के प्रति उसकी एक कमिटमेंट है जी। उसको खबर करना उसकी बाध्यता है, तो उसको तो खबर प्राप्त करनी है। और अगर आप खबर उसको नहीं दोगे तो फिर वो अन्य सूत्रों से प्राप्त करेगा। 8 जून 2015 झारखंड का पलामू बकोरिया कांड। जी। एक कथित मुठभेड़ होती है, 12 लोगों की मौत होती है और पुलिस की भूमिका पे सवाल उठती है। जी। एडीजी क्राइम यानी आप हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचते हैं। जी। आप वहां मौजूद रहते हैं और इस बारे में कहा जाता है कि जिन पुलिस वालों ने पुलिस का थ्योरी का समर्थन नहीं किया, उन लोगों को अच्छे दिन नहीं देखने पड़े। क्या था? हाँ, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। मैं इसका बड़ा, चूंकि बकोरिया पे बहुत तरह का संशय रहा है, मैं उसको क्लैरिटी देना चाहूंगा। जी। सुबह करीब 5 बजे मुझे डीजीपी का कॉल आया, डीके पांडे जी का, कि एक मुठभेड़ हुई है लातेहार में, चलना है। तो कि हर एक डीजीपी का काम करने का अलग स्टाइल है। तो डीके पांडे एक बहुत ही फील्ड ओरिएंटेड डीजी थे। वो जब भी कुछ होता था तो बोलते थे चलना है। जो एक सीपीओ सेंट्रल पुलिस वगैरह की मेंटालिटी, जवानों का वो करना था हम लोग। और हमने कुछ, मैं उस टाइम पे एडीजी स्पेशल ब्रांच था, तो मैंने, हमारे पास में एक एसएस मनी रहता, तो मैंने 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए एसएस मनी भी ले लिया कि भाई जवानों को कुछ। अच्छा। हाँ, मतलब आपसे बता रहा हूँ। लेकिन कमिंग बैक टू द इंसिडेंट, देखिए वो इंसिडेंट पर सीबीआई ऑलरेडी पूरी जांच करके क्लोजर रिपोर्ट दे चुकी है। क्लोजर रिपोर्ट का मतलब है कि जो आरोप अनुराग और उसके लोगों के द्वारा लगाए गए थे कि पुलिस ने फर्जी मुठभेड़ किया, उसको सीबीआई ने सही नहीं पाया। ये आपको जानकारी होगी, सीबीआई ने उसको नहीं पाया। लेकिन अब मैं बात कर, चूंकि आपने दूसरा सवाल किया कि जो पुलिस अधिकारी उसमें नहीं थे उनको आउट कर दिया गया। देखिए, कुछ पुलिस अधिकारियों ने उस मामले में अनावश्यक इंटरफियर करके उसमें एक तूल देने का प्रयास किया, और उसके भी वो कोई, और जो उन्होंने जिन कारणों से किया वो कोई वेलफेयर के कारण नहीं थे, वो उनके व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं। और एक चीज याद रखनी चाहिए, उसमें जो लोग मारे गए थे वो सब हत्यारे थे, मोस्ट ऑफ देम क्रिमिनल्स, और उन पर दर्जन केस थे। और वो जो मारे गए वो एक मुठभेड़ में मारे गए। सीबीआई ने अपनी जांच में प्रूफ कर दिया इस मुठभेड़ में किसी प्रकार की कोई गलत नहीं हुई है। इससे ज्यादा मैं आप क्या कहूँ। ये आखिरी सवाल है इस पॉडकास्ट का। जी। 1990 से 2025 35 साल होते हैं जी, और अब अनुराग गुप्ता मौत के करीब से निकल के आ गए हैं। अगर पूरे भारत में सबसे कठिन जगहों को चुने काम करने के लिए, तो मुझे लगता है झारखंड प्रशासन की दृष्टि से, पुलिसिया दृष्टि से सबसे कठिन जगहों में काम कर चुके हैं। व्हाट नेक्स्ट? आप अपने से अगर बात करते हैं तो क्या सोचते हैं? कठिन, आई डोंट नो, पार्ट ऑफ माय जॉब है। मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि मैं बहुत कठिन काम कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है। देखिए, मुझे टीचिंग का बहुत शौक है। इनफैक्ट मैंने कंप्यूटर साइंस पे किताब भी लिखी है, जो कि कॉलेज में छपती है, यूज भी होती है। वो पाइथन प्रोग्रामिंग पे मेरी किताब भी है। नाम भी बता देते सर तो वो बिल्कुल, वो गूगल पे अवेलेबल भी है। और हाँ, और वो मेरे को 70,000 रुपये रॉयल्टी भी मिली है उसमें। अच्छा। मैग्रो हिल जैसे जो एक बहुत नामी पब्लिशिंग हाउस है, उससे पब्लिश्ड है। ठीक, मैं हमेशा पढ़ने पढ़ाने में मेरे को, बिकॉज पुलिस में
बहुत चीज़ें मुझे मिली, एक चीज़ मुझे नहीं मिली, इसको मैं कहता हूँ इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन। पुलिस में कोई ऐसा काम नहीं है जिससे कि बहुत थोड़ा इंटेलेक्ट को माइंड को थोड़ा सा वो करे, ओके तो वो थोड़ा सा मेरे को अच्छा लगता है, तो मैं उस चीज़ को मिस करता हूँ और मैं चाहूँगा कि मैं रिटायरमेंट के बाद मैं टीचिंग का काम सर असली सवाल ये था कि कई डीजीपी अब संसद में और विधानसभाओं में असली सवाल ये था। संसद विधानसभा के हो रहे तो मौका मिलेगा तो क्यों नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता मुझे मौका मिलेगा तो देखा जाएगा उसको, विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी कम टू इट, है ना, फाइन, उस वो तब पार किया जाएगा। सो ये बहुत ही मैं कह सकता हूँ कई सारे लोगों से हम बातचीत करते हैं जी लेकिन जब आप एक पुलिस महकमे के मुखिया से बात करते हैं तो आपको खुद में, जब मैं सुन रहा था सभी चीज़ों को, तो जिस तरह का महसूस कर रहा था और जो सहजता से आपने सभी बातों को रखा, कई कठिन सवाल भी थे, मुझे वाकई में सर बहुत खुशी हुई आपसे करके और आपसे बात करके। शुक्रिया, शुक्रिया, पूरी टीम को धन्यवाद। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।